सभी यात्रीगण कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम ऐसे आर्क को कवर करने वाले हैं जिसको सुनते ही आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंधेरी काली रात। कुछ सोल्जर्स एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ भुनभुना रहे हैं और बगल में एक डरी सहमी सी बच्ची बैठी है जिसको देखकर प्रतीत होता है कि वह बंदी बनाई गई है। अगले ही पल एक डरावना इंसान उसके पास आकर उससे जबरदस्ती करने लगता है। यह बहुत खराब है। पीछे से एक सोल्जर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कुछ समय पहले यहाँ पर हैरोक्स रहते थे जो फ्रॉस्ट आत्माओं पर भरोसा करते थे। यह सुनने में आता है कि वे लोग इंसान के पेट की आंत निकालकर एक पेड़ के तने से कील के सहारे उसे धंसा देते थे और फिर उसे पेड़ के चारों ओर चक्कर लगवाते थे जब तक वह खत्म ना हो जाए। देखो इस पेड़ के उभरे भागों को, क्या वह डरावनी शक्ल जैसे नहीं लग रहे हैं? तभी वह डरावना इंसान फिर से बच्चे के पास में आकर बोलता है, यह प्रक्रिया तुझ पर प्रयोग करते हैं, मजा आएगा। बच्ची बेबस होकर हिम्मत हारने ही वाली होती है कि उतने में बिजली चमकती है और एक दूसरे पेड़ के नीचे हमें गट्स बैठा देखने को मिलता है। जंगलों का भूत समझकर सैनिक उसे देखते ही हक्के पक्के हो जाते हैं। गट्स उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है मगर वह इसके लिए तैयार नहीं होते। साथ ही वह गट्स को बुरा भला बोलने लगते हैं और फिर गट्स की तलवार घूमते हुए एक एक को सफाया करने लगती है कि उतने में ही पेड़ के राक्षस भी बाहर आने लगते हैं और गट्स एक एक करके सबको काटता जाता है। बच्चे उसे लड़ते हुए देखकर सोच रहे होते हैं यह तो बहुत बड़ी है एक तलवार कहलाने के लिए। इधर गट्स एक एक राक्षसों का खात्मा करते हुए सोच रहा होता है, काले सूरज को निकले हुए 2 साल हो गए, एक जंगल के बीचों बीच और उसके साथ ही निकला था एक दरिंदा। बलिदान दो, बलिदान दो, हर मरते हुए राक्षस से आवाज आ रही होती है। फिर गट्स आगे सोचता है, आज पूरे 3 दिन बाद मैंने सूरज देखा। आखिरी बचा दैत्य उस बच्ची पर हमला करने ही जा रहा होता है कि पक आकर उसे बचा लेती है, जिसे देखकर वो बच्ची बोलती है, मिष्टी वाली, यह एक मिष्टी वाली की एल्फ है। जिसे सुनकर पक सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ रात वाले सैनिक किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। यह अचानक चारों तरफ धुआं धुआं कैसे? मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। पहले वो दानव और अब एक एल्फ। तभी हमें पेड़ की टहनी पर एक बड़ी सी एल्फ बैठे देखने को मिलती है जो कि कह रही होती है, हाँ एक कहानी बच्चों के लिए। दूसरी तरफ गट्स उस बच्ची के साथ में कहीं जा रहा होता है। हाँ इस तरफ। वह रात वाली बच्ची गट्स को उंगली से इशारा करते हुए बताती है। थोड़ा आगे चलने पर एक गांव आता है जिसके एक घर से एक औरत बच्ची की तरफ भगकर आती है। जिल तुम कहाँ थी? मम्मी मैं ठीक हूँ, जिल उधर से बोलती है। पीछे से एक दूसरी आवाज आती है, जिल। पीछे देखने पर एक बूढ़ा सा इंसान दारू की बोतल हाथ में लिए गुस्सैली शक्ल बनाकर बोल रहा होता है, पापा मैं। जिल बोल ही रही होती है कि वो आगे बढ़ता है और जिल को जमीन पर गिलाकर पीटने लगता है। उसकी माँ के रोकने पर वह उसे भी पीटने लगता है, जिसे पास ही खड़ा गट्स और उसके कंधे पर बैठा पक देख रहे होते हैं। एक एल्फ? सभी गांव वाले उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं और अगले ही क्षण वह गट्स से पक को उन्हें चुपचाप सौंपने की मांग करने लगते हैं, मगर गट्स यह करने से मना कर देता है, जिससे सभी गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं, मगर गट्स उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर जिल सोच रही होती है, उस झगड़े की वजह से मैं बच तो गई मगर पता नहीं वह तलवारबाज किस हाल में होगा। ढलती हुई शाम को देखकर वह फिर सोचती है, मैं कल रात वाली गलती फिर से नहीं दोहराना चाहती, मगर फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाती और रात के अंधेरे में गट्स को ढूंढने निकल लेती है। इधर गट्स एक खंडहर के अंदर सो रहा है जिसकी निगरानी पक कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और उससे जिल अंदर आती है, जिसे देखकर पक चौंक जाता है और फिर वह उसे बताता है कि गट्स अभी अभी जस्ट नींद में गया है। तब जिल गट्स के बगल में बैठते हुए सोच रही होती है, एक परछाइयों का तलवारबाज जिसके साथ एक एल्फ है, वह किसी अद्भुत दुनिया से आया हुआ लगता है, कोई ऐसी जगह जो कि हमारी दुनिया से परे है। आगे हमें सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है। दीवार पर एक केकड़ा रूपी मॉन्स्टर रेंगते हुए गट्स के कान की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक लोहे का हाथ आता है और उस मॉन्स्टर को दीवार से पिचका देता है। गट्स जग चुका है और उसकी गोद में जिल सो रही है। थोड़ी ही दूर में जमीन पर पड़े पड़े पक भी खर्राटे ले रहा है। फिर गट्स जिल को नींद से उठाते हुए पूछता है, तुमने मुझे पहले मिष्टी वैली के बारे में क्यों नहीं बताया? फिर जिल बोलना शुरू करती है, हम
यह एक पहाड़ों से घिरी हुई जगह है जहाँ पर हमेशा धुआं धुआं सा छाया रहता है, इसलिए सब इसे मिस्टी वैली कहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ पर एल्व्स का वास है। पिछले कुछ दिनों में हमारे खेतों और हमारे लोगों पर हमला होता जा रहा है। लोग लगातार मारे जा रहे हैं और जो कोई भी उन्हें देखता है वह एल्व्स का ही नाम लेता है। यह हमले के पीछे पक्का मिस्टी वैली के एल्फ ही होंगे। जिसे सुन के पक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एल्व्स तो इंसानों की नजरों से आने से बचते हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? हाँ, उन्होंने कई बार मेरे गांव पर हमला किया। फिर जिल आगे बोलती है, वह छोटे होते हैं जो कि जुगनू की तरह चमकते हैं और उनके चेहरे इंसानी बच्चों जैसे लगते हैं। मगर बस यही नहीं, गांव वाले उनसे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वो एल्व्स इंसानों पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं और छोटे बच्चों को कहीं और उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गांव का सीन देखने को मिलता है जहां एल्व्स अटैक कर रहे होते हैं। वह कुत्तों, गायों और इंसानों को बेरहमी से जिंदा खा रहे होते हैं और एक छोटे से बच्चे को उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से बच्चे को आवाज आती है, नीचे झुको बच्चे। एक तलवार आती है और उन सभी एल्व्स का सफाया करती हुई निकल जाती है। उतने में ही वहां पे और एल्व्स आ जाते हैं और गट्स उनका एक एक करके सफाया करना शुरू करता है। वह बच्चे को बचाकर वापस जा ही रहा होता है कि उसके पीछे एक बड़ी सी एल्व खड़ी दिखती है जो कि बोल रही होती है, एक इंसान होने के बावजूद तुम काफी ज्यादातर ताकतवर हो। और अगले ही पल वह बहुत तेजी से गट्स पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तभी पक गट्स के कानों में कुछ बुनबुनाते हुए कह रहा होता है। उसके तरीकों और हरकतों और उसकी भावनाओं को महसूस करके मैं यह पक्का कह सकता हूँ कि वे बच्चे हैं, इंसानी बच्चे। यह सुनकर वह बड़ी एल्फ AKA सो कॉल्ड एल्फ क्वीन बोलती है, तो तू इंसानों के खिलाफ हमारे कान भर रही है? तू एक सच्ची एल्फ नहीं है बल्कि एक आउटकास्ट है। उसे हम पीकैफ कहते हैं। जिसे सुनकर पक कंफ्यूज हो जाता है। क्वीन आगे फिर बोलती है, इंसानों के साथ तुम पीकैफ को भी सजा मिलेगी। रोजी पीछे से जिल क्वीन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, रोजी ये तुम ही हो ना? यह सब पागलपन बंद करो। जिसे सुनकर क्वीन थोड़ी देर के लिए भावुक प्रतीत होती है। तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं जिनमें से एक बुढ़ा गट्स सवाल करता है, क्या तुम ही थे? क्या तुम ही थे जिसने मेरा तबेला बर्बाद कर दिया? मेरा सर्दियों का खाना बचाया गया पूरा खाना बर्बाद कर दिया। जिसे सुनकर गट्स हंसने लगता है। इसमें हंसने की क्या बात है? बुढ़ा पूछता है और सब गांव वाले गुस्से से जिल को छुड़ाने के बहाने आगे बढ़ने लगते हैं। मगर गट्स जिल को बंदी बनाकर वहां से भाग जाता है। गांव वालों की रडार से दूर पहुंचने के बाद में वह जिल और पक को रास्ते में छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहां जिल उसे जाते हुए देखकर सोच रही होती है, वह जा रहा है, क्या बस इतना ही था सफर? अब बस खत्म, चीजें जैसी थी वैसी ही हो जाएंगी फिर से। कुछ नहीं बदलने वाला, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। दूसरी तरफ गट्स एक सांप को काटकर उसका खून पीते हुए सोच रहा होता है, मैंने बहुत सारा खून बहाया, दूसरों का भी और अपना भी, और उसके ऊपर यह जहर और थकान। यह रात बहुत लंबी होने वाली है। और उतने में ही उसे बहुत सारी आत्माएं चारों तरफ से दिखाई देने लगती हैं। वह अपनी तलवार घुमानी शुरू करता है और एक एक परछाइयों को भेद ही रहा होता है कि वहां पर जिल पक के साथ में आ जाती है। गट्स अपनी आखिरी बार तलवार घुमाते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और तलवार से बचती हुई जिल भी उसके ऊपर गिर जाती है। उतरो मेरे ऊपर से, तुम बहुत भारी हो, गट्स बोलता है। फिर वह आगे जिल से पूछना शुरू करता है, यह पीकैफ क्या है? हमारे यहाँ यह किस्सा सबको पता है। फिर जिल आगे बोलना शुरू करती है, हमारे यहाँ यह किस्सा सबको पता है। बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पे एक बच्चा रहता था जिसका नाम पीकैफ था। उसकी लाल आंखें और लंबे लंबे कान होने की वजह से गांव का हर बच्चा उसे तंग करता था। वह उसे लाल आंखों वाला पीकैफ बुलाते थे। उसके माता पिता के उसके बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी उसे हमेशा लगता था कि यह इसका असली घर नहीं है, न ही उसके माता पिता उसके असली माता पिता हैं, क्योंकि ना तो उसके माता पिता और न ही पूरे गाँव में किसी की आंखें लाल और लंबे कान थे। एक घोर काली रात में पीकैफ अपने माता पिता को बताए बिना घर से निकल गया, अपने असली माता पिता और घर की तलाश में।
थोड़ी देर भटकने के बाद में उसे मिले वो लोग जिनकी आंखें लाल और लंबे कान थे। मगर मिलने के बाद उन एल्फ्स ने उसे बताया कि तुम हम में से एक नहीं हो। भले ही तुम्हारे पास हमारे जैसी आंखें और कान हो, मगर तुम्हारे पास हमारे पंख नहीं हैं उन्हें आसमान में फैलाकर उड़ने के लिए। पीकैप को अचंभित देखकर उनमें से एक एल्फ उसे कुछ बताता है। एक बार हमने अपने गांव का कानून न मानते हुए एक बच्चे को बचाने के लिए एक जंगल में आगमन किया। बहुत पहले एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर हमारे पास आए थे सही करवाने के लिए, क्योंकि वो मरने ही वाला था। उन्होंने बच्चे को बचा तो दिया जादू टोना करके, मगर वह बच्चा बदले में आधा एल्फ में परिवर्तित हो गया। इन सब के बावजूद भी बच्चे के घर वाले काफी खुश थे, क्योंकि वह कम से कम जिंदा तो था। यह सुनते ही पीकैप नंगे पैरों रोते हुए अपने घर की ओर भागने लगता है। वह भागते भागते पहुंचता है, मगर उसे पहुंचने में बहुत ज्यादा समय हो गया था। किसी कारणवश भले उसने जंगल में केवल कुछ पल ही बिताए हों, मगर गांव वालों के लिए यह 100 साल से ज्यादा निकल चुके थे। पर्वत की चोटी पर बचा एक गांव जहां उसे जानने वाला और कोई जिंदा नहीं था। आउटकास्ट पीकैप रोया और इतना रोया कि उसकी आंखें लाल हो गई। रोजीन को यह किस्सा बहुत पसंद था। एक बार तो उसने यह भी बोला कि वह खुद एक पीकैप है। रोजीन एक अनोखी लड़की थी। उसे लड़कों की तरह रहना, खेलना, कूदना पसंद था। वह हमेशा कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को पकड़कर बड़े गर्व से मुझे दिखाती थी। उसके पास अजीब अजीब तरह के कबाड़ का भंडार होता था, जिसे कोई भी लड़का खजाने की तरह ट्रीट करेगा। और उन सब में भी उसके पास में एक सबसे अजीब चीज थी, जो कि था एक अंडे के आकार वाला पत्थर, जिसमें चेहरे जैसा कुछ प्रतीत होता था। हम हमेशा लकड़ियों और झाड़ियों में खेलते थे, मगर एक दिन वह मुझे बुलाने नहीं आई, बल्कि कुछ बताने आई। वह मेरे खिड़की के नीचे खड़ी होकर बोल रही थी, जिल, यह आखिरी भेंट है, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैंने पूछा, मगर तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? और मैं कहाँ जा सकती हूँ मिस्टी वैली के अलावा? मेरे पूछने पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यह कहते हुए वह वहां से गायब हो गई। जब मैंने उसका कलेक्शन बॉक्स देखा तो उसमें सब कुछ था, बस उसे एक पत्थर को छोड़ के। और कुछ दिन बाद ही पता चला कि उसके माता पिता भी गायब हो गए हैं। तब गट्स अपना पत्थर दिखाते हुए पूछता है, क्या यह ऐसा था? हाँ, यह तो वही पत्थर है, मगर यह अजीब सा दिखने वाला पत्थर है क्या? फिर गट्स उसे जवाब देता है, एक जादुई पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो कि एल्व्स को प्रकट करता है, जो कि तुम्हें पावर देते हैं। हाँ, एंजल्स, या फिर वो एंजल्स के रूप में राक्षस भी हो सकते हैं, जो कि उन शक्तियों के बदले तुमसे कुछ सैक्रिफाइस करवाते हैं। वो तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज त्यागने को कहते हैं। तुमने क्या कहा था? कुछ दिन बाद उसके घर वाले गायब हो गए थे। रोजीन ने पक्का उनकी बलि चढ़ाई होगी। चलो इस कहानी को अब खत्म करते हैं। जिल उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर गट्स उसकी एक भी नहीं सुनता। उन दोनों को छोड़कर गट्स आगे बढ़ ही रहा होता है कि रोजीन वहां पर आ जाती है, और वह जिल को अपने साथ उठाकर वहां से उड़ जाती है। रास्ते में रोजीन जिल को अपनी तरह एल्फ बनने के लिए ऑफर देती है। फिर रोजीन जिल से पूछती है, वह तलवारबाज, क्या तुम उसे पसंद करती हो? जिस पर जिल प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मिस्टी वैली की ही ओर बढ़ रहा था। क्या वह वहां तक पहुंच पाएगा? जिस पर रोजीन प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, नहीं, वैली शक्तिशाली लोगों की निगरानी में है, जो कि अपनी जान देकर भी हमें बचाएंगे। उन्हें तुम बच्चों को बचाने वाला रक्षक भी कह सकती हो। दूसरी तरफ गट्स हमें मिस्टी वैली के पास खड़ा दिखता है, जिसके सामने एक बड़ा सा दानवों का ढेर पड़ा होता है। वह एक एक करके गट्स की तरफ आते हैं और उसकी तलवार का शिकार बनते जाते हैं। एक केकड़े नुमा दैत्य गट्स पर भारी पड़ रहा होता है, मगर आखिरी में गट्स उसे एक ही स्विंग में बीच से फाड़ देता है। मगर तभी कुछ और दैत्य गट्स पर हमला करना शुरू करते हैं, जिनमें गट्स जान की बाजी लगाकर लड़ाई कर रहा होता है। वह आसानी से सभी दैत्यों को एक एक करके ढेर कर ही रहा होता है कि तभी दो बलशाली दैत्य उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं, और वह गट्स पर भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जिल के गांव वालों का सीन देखने को मिलता है, जो कि होली आयरन चैन नाइट्स असासिन ग्रुप के पास जाते हैं, जो कि उससे गट्स और पक को मारने की सिफारिश कर रहे होते हैं। इधर मिस्टी वैली के बाहर वो दोनों दैत्य गट्स को बेरहमी से पीट रहे होते हैं, जिनके हमले को सही से परख पाना गट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मार खाते हुए गट्स सोच रहा होता है, मैं उन दोनों से एक साथ बच नहीं सकता, और ना ही मैं उन दोनों को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। उनकी गति
गलती बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार और हुआ तो वह मेरे लिए आखिरी होगा। दोनों दैत्य उसकी तरफ तेजी से बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी गट्स अपने बाएं हाथ से एक कैनन और दूसरे हाथ से तलवार घुमाकर दोनों को वहीं पर ढेर कर देता है। मगर इस लड़ाई से गट्स बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पक को, जो कि मिस्टी वैली के अंदर पहुंच चुका है और थोड़ी ही मशक्कत के बाद वह जिल को ढूंढ लेता है, जो कि एक जगह चुपचाप बैठी कुछ एल्फ्स को खेलते हुए देख रही है, जिसके पास रोजीना कर बोल रही होती है, क्या तुम्हें मिस्टी वैली पसंद आई? किसी कारणवश यहाँ हमेशा फल और फूल आते रहते हैं। यहाँ पे सर्दियों में भी धूप निकलती है। तुम्हें यहाँ कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं जैसे पहले रहते थे अपने गांव में। अगर मुझे पता होता यह जगह इतनी अच्छी है तो मैं तुम्हें यहाँ पहले ही ले आती। तो जिल, तुमने हम में से एक बनने का फैसला लिया या नहीं? नहीं, जिल सकपकाते हुए बोलती है। और यह सुनकर रोजिन उसे शाम तक सोचने का समय देकर वहां से निकल जाती है। इधर जिल को अपने आप का धीरे धीरे नाम पुकारे जाने की आवाज आती है। इधर उधर देखने पर पक उसके कंधे पर बैठा दिखाई देता है। तुम यहाँ कैसे? और तलवारबाज कहाँ है? जिल पक से पूछती है। मैंने उसे छोड़ दिया, पक ऐट दिखाते हुए बोलता है। खैर छोड़ो, ये सब में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आजाद करने वाला आया हूँ। लेकिन पक, क्या वह तुम्हें एक एल्फ बनाना चाहती है? हाँ, बाहरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, वह मेरी कोई जगह नहीं है। जिल एक एल्फ बनने का सोच ही रही होती है कि उसके सामने एक एल्फ्स का झुंड, जो कि अभी तक आपस में खेल रहा था, अब अचानक से लड़ाई करने लगते हैं और जिल के आंखों के सामने वह एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं, जिसे देखकर जिल घबरा जाती है और पक के द्वारा और चीजें क्लियर करने के बाद में वह वहां से बाहर भागने का डिसीजन लेती है। पक और जिल भाग ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक कफून से भरी जगह मिलती है, जिन्हें देखकर जिल सोच रही होती है, यह लटकती हुई चीजें, उनमें ककून है। क्या इंसानी बच्चे को यहीं पर एल्फ बनाया जाता है? उतने में वहीं पर रोजीन आ जाती है, जो कि जिल की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है, जिल, तुमने भागने की कोशिश क्यों करी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम इतनी सहमी सी क्यों हो? ओ, मैंने देखा छोटे एल्फ्स को एक दूसरे को जान से मारते हुए। ओह, तुम इसकी बात कर रही हो? एक मामूली लड़ाई, यह तो इंसान भी हमेशा करते रहते हैं। यहाँ सबको अपनी इच्छा अनुसार फैसले लेने की आजादी है। तभी जिल चीख कर बोलती है, नहीं, यह सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, तुम्हें यह गलत लग रहा है, मगर जिस घर की तुम कल्पना कर रही हो वह भी हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। और बस यही नहीं, बल्कि वहां तो सर्दियां, बिना फालतू की पिटाई और भूखमरी भी है। याद करो बचपन, जब हम साथ में इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी खुश रहते थे। हम यहाँ उससे भी ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, बिल्कुल बचपन की तरह। रोजिन बहलाकर जिल को कफून के अंदर डालने ही वाली होती है कि वहां पर गट्स आके उसका खेल बंद कर देता है और फिर गट्स और एल्फ्स के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। वहां गट्स रोजिन और जिल की आंखों के सामने एक एक एल्फ को अपनी तलवार घुमाते हुए काट रहा होता है और दूसरी तरफ गांव वालों के साथ में असासिन ग्रुप गट्स को ढूंढते हुए मिट्सी वैली के बाहर आ जाते हैं, जो गट्स द्वारा मारे गए दैत्यों की लाश देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। इधर मिस्टी वैली के अंदर गट्स एल्फ्स का सफाया कर रहा होता है, जिसे देखकर रोजिन गुस्से में आ जाती है। फिर वह अपने और सैनिकों को इशारा करती है। वह सब गट्स की ओर टूट पड़ते हैं। गट्स को चारों तरफ से एल्फ्स ने घेर रखा है। उसके हाथ, पैर और शरीर का उसका साथ नहीं दे रहा है, जिसे देखकर रोजिन खुश होकर बोल रही होती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अलविदा मिस्टर। मगर तभी गट्स के चेहरे पर कुछ बदलाव आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह यही चाह रहा था। वह घात लगाए बैठा था किसी ऐसे ही मौके के इंतजार का, जिसे देखकर रोजिन घबरा कर सोच रही होती है अब वह क्या सोच रहा है। तभी गट्स अपना बायां हाथ जमीन की ओर पॉइंट करता है और एक भयंकर ब्लास्ट होता है, जिसके प्रभाव से सभी एल्फ्स के साथ साथ गट्स खुद भी जल जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। रोजिन घबरा कर बोलती है, तुम क्या हो? तुम क्या वाकई में एक इंसान हो? आखिरकार तुम हो क्या? गट्स बिना किसी प्रतिक्रिया दिए एक उसकी तरफ आते हुए एल्फ को पकड़ता है और उसे अपने मुंह से काट कर फेंक देता है, जिसे देखकर जिल सोच रही होती है, एक फ्रॉस्ट भूत,
पहली बार जब मैंने तलवारबाज को देखा था तो वह मुझे ऐसा ही लगा था, मगर जो नज़ारा अभी मैं देख रही हूँ वह उससे कहीं ज़्यादा भयावह है। उधर रोजी गुस्से में आग बबूला होकर गट्स की तरफ बढ़ती है और बहुत तेज गति से गट्स को भेद कर उसे जख्मी करते हुए निकल जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। रोजी जहाँ पर गट्स पर भारी पड़ते हुए कह रही होती है, तुम मेरा अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तभी वह अपने आप को एक बड़े से दैत्य में परिवर्तित कर लेती है। गट्स रोजी से लड़ते हुए सोच रहा होता है वह बहुत ज्यादा गतिमान है। दूसरी तरफ पक जिल से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तीसरी तरफ रोजी गट्स पर नाकाम हमला करते हुए कहती है, इस बार तो तू बच गया, मगर अगली बार नहीं बचेगा। फिर गट्स सोचता है वह मेरे देखने से पहले ही हमला कर दे रही है, उस धमाके की वजह से अब मैं सुन भी नहीं सकता, अगर मैं हमला करता भी हूं तो वह नाकाम होगा। कैसे रोकूं उसे? सामने देखने पर रोजी उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है, जिसे देखकर गट्स सोचता है वह पहले से थोड़ी सी तो धीमी है, और फिर अचानक वह दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने लगा लेता है, जिसे देखकर रोजी कहती है, तुम पागल हो, तेरे ये करने के बाद भी मैं तेरे दोनों हाथों को भेदते हुए तेरे सर के टुकड़े कर दूंगी। वह गट्स पर पूरी जान लगाकर हमला करती है, जहां वह उसके दाएं हाथ को भेद चुकी होती है, मगर बाएं हाथ तक पहुंचते ही उसका डंक टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि बायां हाथ लोहे का था, और उसे वह गट्स के चंगुल में फंस जाती है, जहां पे अब भी रोजी उस पर भारी पड़ रही होती है। वह गट्स के माथे से अपना माथा सटाकर बोलती है, पास से तुम और ज्यादा खूबसूरत लगते हो। अब समझ में आ रहा है कि जिल तुम्हें पसंद क्यों करती है, मगर यह जिल के लिए अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि वह तो बस अभी बच्ची मात्र है, वह सिर्फ मेरी है। अब तुम्हारा खेल खत्म। और इतना कहते हुए वह अपने होठ गट्स के होठ के पास में लाती है, मगर तभी एक धमाका होता है और उसे दर्द महसूस होता है। गट्स ने अपने बाएं हाथ से कैनन फायर कर दी थी। रोजीन जमीन पर धड़ाम से गिरती है। इधर गट्स जमीन पर पड़ा हुआ खुद को कोस रहा होता है, क्यों? इसे मैंने फिर से कैसे छोड़ दिया? ऐसे में मैं अपनी कब्र खुद खोद लूंगा। मैं पहले ही उसे मारने के 3 मौके बर्बाद कर चुका हूँ। क्या उसकी बनावट मुझे भटका रही है, या जिल की कहानी की वजह से मैं कमजोर पड़ रहा हूँ? देखो मेरे टूटे हुए हाथ को, मैं उस पर इतना दयालु हो गया कि अब मैं तलवार पकड़ने के भी लायक नहीं बचा। इसे खत्म करो, मैं अपने मारने की क्षमता को फिर से लाऊंगा, बस एक पल के लिए, और उसका खेल वहीं खत्म कर दूंगा। यह सब सोच ही रहा होता है कि दूसरी तरफ रोजिन गुस्से से आग बबूला होकर उसे देख रही होती है, और जिल फूट फूट कर रो रही होती है, जिसे देखकर रोजिन उसके पास आती है और उसे सहारा देते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस सब से वहीं दूर ले चलूंगी, कहीं बहुत दूर, जहां केवल मैं और तुम हो, जहां हमें कोई रोकने वाला ना हो। वह यह सब बोल ही रही होती है कि एक लंबी सी तलवार आती है और उसके पेट को बीच से चीरते हुए आर पार हो जाती है। यह सब देखकर जिल अपने आपे से बाहर होने लगती है। दूसरी तरफ पक सोच रहा होता है, उसे पता था, उसे यह सब पहले से पता था कि रोजिन जिल को बचाने आएगी। वह हमेशा से बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। इधर रोजिन गुस्से से चूर चूर होकर चिल्ला रही होती है, तुम क्या हो? तुम क्यों हो? एक इंसान में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि वह एक एल्फ से पंगा लेने लगे। तभी गट्स दोबारा उसके पास आते हुए तलवार घुमाता है और रोजिन को फाड़ता हुआ बीच से निकल जाता है। पहाड़ों के बीच इस सुंदर सी जगह में आज मातम का माहौल छाया है। घास, फल और धुएं के बीच अपने दोनों हाथ खोले पंछियों की तरह प्रतीत होती भग रही एक छोटी सी बच्ची रोजिन गिरते हुए गुस्से से चिल्ला रही होती है, इंसान एल्फ्स के मारने के लिए पैदा नहीं हुए। वह गुस्से से अपने बदन का पूरा जोर लगाकर गट्स की तरफ बढ़ती है और अपना डंक गट्स के गलफड़ में घुसाते हुए पागलों की तरह हंस रही होती है कि तभी गट्स जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार घुमाता है और उसे बीच से फाड़ देता है। रोजिन नीचे गिरते हुए कुनमुनाती है। वह
वहाँ नहीं थे। मैंने कई दिनों और महीनों उनका इंतजार किया। मुझे लगा था कि वे सच में हैं। वही दौड़ रही बच्ची अब कहीं अकेली पहाड़ों के बीच सुनसान बैठी है। रोजीन फिर आगे सोचती है, जब उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए इस जगह पर आए थे, उसके पापा ने उसे इतना पीटा कि वह अधमरी हो गई। कानों और सर से खून बह रहा था और जिसकी एक बूंद अंडे के आकार वाले पत्थर पर पड़ी, और उसने मुझे सब कुछ देने के बदले मेरा सब कुछ मांग लिया। सब कुछ, मेरा घर, मेरे माता पिता। वहाँ सच में कोई एल्फ्स नहीं थे। यह सब उसके बगल में बैठी जिल और पग सुनकर रो रहे होते हैं। फिर रोजे आगे बोलती है, मैंने वर्षों तक अकेले बैठकर इंतजार किया, मगर वहाँ पे कोई एल्फ नहीं था। तब मुझे समझ आया, वह पी कैफ वाली कहानी किसी बच्चे ने अपने मन में बनाई होगी। वह सच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी जिल पग को अपने हाथ में उठाकर रोजिन को दिखाते हुए बोलती है, यह सच नहीं है, एल्फ सच में होते हैं। यह देखो, मैंने एक सच का एल्फ ढूंढ लिया। तब रोजी पग को हाथ लगाते हुए कहती है, सच का एल्फ तो वो सही है, जब एक समय में सच में एल्फ रहते थे। तुमने एक सच्चा एल्फ ढूंढ लिया है जिल। भले ही चीजें खराब हों, मगर अब तुम हमेशा खुश रहोगी। पीछे से एक काली लिबास बर्फीली जमीन पर लिसकता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। एक आखिरी बार और उसका खेल खत्म। गट्स रोजिन पर एक आखिरी वार करने के लिए बढ़ रहा होता है कि जिल रोजिन के ऊपर उसे बचाने के लिए लेट जाती है। फिर भी गट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी तलवार पूरी जान लगाकर उठाता है और उसे रोजिन और जिल पर चलाने ही वाला होता है कि पीछे से एक तीर आता है और उसे लग जाता है। अगले ही क्षण हमें पता चलता है तीर मारने वाला जिल का बाप है, जो कि मर्सिनरीज के साथ में मिस्टी वैली आ चुका था। वह चिल्ला रहा होता है, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। इधर रोजी अचानक से कुछ भुनभुनाती हुई आसमान में उड़ने लगती है। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे हर हाल में जाना चाहिए। सूरज ढल चुका है और चंद्रमा आसमान में विराजमान हो चुका है। अगर मैं घर देर से पहुंची तो पापा मम्मी को चिंता होगी। मुझे जोर की भूख लगी है, पता नहीं आज खाने में क्या होगा। वह धीरे धीरे सिर के बल जमीन की तरफ गिर रही होती है, पहाड़ की चोटी में बसे एक गांव में, जहां उसका जानने वाला अब कोई जिंदा न था। धड़ाम! एक धड़ाम की आवाज के साथ में रोजिन हमेशा के लिए धरती की गोद में समा गई। आसमान की तरफ जिल देखकर बोल रही होती है, रोजिन घर जाने के लिए ऐसे उड़ रही थी जैसे पी कैफ अपने घर जाने के लिए भागा था। एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल तक वह कभी भी नहीं पहुंच पाए। इधर गट्स इन सब के बीच में वहां से गायब हो चुका था, जिसकी दिशा में जिल भी उसका पीछा करती है। असासिन्स का लीडर अपने सैनिकों को हुक्म दे रहा होता है, ढूंढो उसे, एक भी पत्ता और पत्थर बाकी न रह जाए, वह हर हाल में मरना चाहिए। गट्स चूर चूर होकर एक पत्थर की टेक लेके खड़ा होता है, जिसके बगल से आवाज आती है, मिस्टर तलवारबाज, क्या तुम फिर से जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी, पक्का। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं यहाँ के अलावा कहीं भी ले चलो, वहाँ पर रह लूँगी। वह गट्स के गले लगकर रोते हुए यह सब कह रही होती है कि तभी कुछ दैत्य रूपी परछाइयाँ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिससे डरकर जिल गट्स के पीछे छुपने लगती है। तुमने क्या कहा? कोई भी जगह इसे छोड़कर? गट्स आगे बोलना शुरू करता है, यही है वह जगह जहां मेरी लड़ाई का मैदान है, जहां मुर्दे जिंदगी को प्रताड़ित करने आते हैं, डरपोकों के लिए एक कूड़ादान। तुमने कहा कि इस जगह के अलावा कोई भी जगह तुम रह लोगी। देखो, जब देखोगे तभी तुम समझोगे, यही तुम्हारा स्वर्ग है। आह आह, स्वादिष्ट, यह मुझे चाहिए। चारों तरफ से दैत्यों की आवाजें आ रही होती हैं। फिर गट्स जिल को अपने केप में ढकते हुए कहता है, यहाँ कोई भी स्वर्ग नहीं है जहाँ तुम बच के भाग सको। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें हमेशा एक लड़ाई का मैदान ही मिलेगा। अब तुम अपने घर जाओ, जाके अपनी खुद की लड़ाई लड़ो। यह मेरे लड़ाई का मैदान है, यहाँ मुझे लड़ने दो। जिल को अब समझ में आ चुका था। वह आसमान की तरफ देखती हुई कहती है, कितना खूबसूरत आसमान है। मेरे पास भले ही पंख न हो, मैं फिर भी जमीन पर चलते हुए आसमान की ओर देखकर आजादी का आनंद उठा सकती हूँ। तभी उसके पास पक आता है, जिसे वह साथ में चलने के लिए कहती है, मगर पक तो उसे अलविदा कहने आया था। फिर जिल पक से पूछती है, हे पक, तुम उसके साथ आखिरकार जाते क्यों हो? तभी पक कुछ सोचकर बोलता है,
मैं उस पागल को अकेले छोड़ भी नहीं सकता। और यह बोलकर वह खुले आसमान में उड़ते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर जिल सोचती है एल्फ सच में खुले आसमानों में उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। फिर वह अपने गांव की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलती है, लगता है मुझे अपनी खुद की छोटी सी लड़ाई लड़नी शुरू करनी पड़ेगी। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने ओपिनियन कमेंट डाउन जरूर करें। साथ ही में वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही कंटेंट्स देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।